किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस पश्चिमी यूपी में अपनी कोई सियासी जमीन को दोबारा पाने की कवायद शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत प्रदेश के प्रवेश द्वार माने जाने वाले सहारनपुर से हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 10 फरवरी यानी कि कल सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रियंका गांधी मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। ये महापंचायत चिलखाना में होनी है और इसके अलावा उनकी गांधी पार्क में एक जनसभा भी होनी थी, लेकिन प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल और किसान आंदोलन के तहत फोर्स की तैनाती का हवाला देते हुए प्रशासन ने जनसभा की इजाजत नहीं दी है। तो आपको बता दें कि पहले रामपुर पहुंची थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही, और जिस तरीके से किसान आंदोलन यानी कि 26 जनवरी को जो हुड़दंग मची ट्रैक्टर्स की, उसमें जो नवरीत नाम का शख्स की मौत हुई थी, उसके घर पहुंची थी शोक संवेदना के लिए, और अब सहारनपुर पहुंचेंगी। दिल्ली से सुबह 9 बजे सहारनपुर के लिए रवाना होंगी। चिलखाना जाएंगी प्रियंका गांधी, किसानों को संबोधित करेंगी, किसान महापंचायत में शिरकत करेंगी। 2 बजे शाकुंभरी देवी के दर्शन करेंगी। गांधी पार्क में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, और चिखलाना में ये पंचायत होनी है। तो पश्चिमी यूपी में किसानों के बहाने अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में एक वृहद अभियान शुरू करने जा रही है कांग्रेस, और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंचेंगी। 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके कांग्रेस ने जान डाली थी 2017 में विधानसभा चुनाव में। जिले में 7 जो सीटें थी वहां पर, हालांकि कांग्रेस का ग्राफ नहीं उठ सका 2019 के आम चुनाव में, लेकिन एक जमाने में पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का दबदबा था, और उसी जमीन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश शुरू होने वाली है। पश्चिमी यूपी पर कांग्रेस की नजर है, और 2017 की विधानसभा में जिले की 7 में से 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मां शाकुंभरी के दर्शन करेंगे, उसके बाद किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगी, शिरकत करेंगी, और गांधी पार्क में प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो सबसे पहले तो प्रियंका गांधी उस किसान के यहां पहुंची जो ट्रैक्टर से जो हुड़दंग करते हुए मौत हुई, हालांकि उस पर राजनीति का एक सिरा खोलने की कोशिश की गई, और अब सहारनपुर जा रही हैं। पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हो गया है क्या? देखिए, 2022 के चुनाव की ये तैयारी है। एक अगर हम पृष्ठभूमि में एबीपी गंगा के दर्शकों को समझाने की कोशिश करें तो जब 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था तो राहुल गांधी भट्टा परसौल का आंदोलन आपको याद होगा, मैं खुद उसको कवर कर रहा था। उस आंदोलन को बहुत उन्होंने हवा दिया था और किसानों के बीच गए थे। फिर 2017 का चुनाव आया, उसके पहले राहुल गांधी ने एक खाट सभा की थी, यानी किसानों के बीच गए थे। अब 2022 का चुनाव आ रहा है, और अब राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी जो उत्तर भारत का पूरा एक तरह से प्रभार ले रखी हैं, वो अब किसानों के बीच जा रही है। चूंकि किसान आंदोलन गरमाया हुआ है और तमाम महापंचायत चल रही है। इस पूरे कार्यक्रम पर मैं आपको बताऊं तो सहारनपुर से शुरुआत होगी, यानी दीपक सिंह जो एमएलसी हैं, विधान परिषद में नेता हैं, उनको 9 जिले दिए गए हैं। अजय लल्लू जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको 9 जिले दिए गए हैं। आराधना मिश्रा मोना जो विधानमंडल दल की नेता हैं, उनको 9 जिले दिए गए, यानी 27 जिलों में ये किसान जय जवान जय किसान की ये महापंचायत होगी। 13 तारीख को मेरठ में राहुल और प्रियंका दोनों होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहारनपुर जब प्रियंका गांधी कल जा रही हैं, शाकंभरी देवी का दर्शन करेंगी, यानी इसके भी मायने हैं। 24 मार्च को जब 2019 की बात कर रहा हूं, 24 मार्च 2019 को जब लोकसभा का आगाज हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाकंभरी देवी का दर्शन किया था, और सहारनपुर से ही लोकसभा के चुनाव प्रचार का भारतीय जनता पार्टी ने आगाज किया था। तो शाकंभरी देवी का दर्शन करेंगे। और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीर भी दिखा देते हैं कि 2017 में सीएम योगी ने जहां से शुरुआत की थी, वहीं से कांग्रेस अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिशन को शुरू करने जा रही। तो देखिए 2017 में, जैसा कि ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने बताया, कि सीएम योगी ने शाकुंभरी देवी के दर्शन के साथ चुनावी महाअभियान की शुरुआत की थी, और अब जब मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर प्रियंका गांधी निकल रही तो कल शाकुंभरी देवी के दर्शन के साथ ऐलान होगा। वीरेश जी, ये तस्वीर ये भी बताती है क्या, बीते कुछ समय से, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें,
जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एजेंडा है उस पर भी कांग्रेस चलने की कोशिश कर रही है। गाहे बगाहे तस्वीरें दिखाने की कोशिश होती है, चाहे फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ में भगवा साड़ी वाला फ्लेक्स हो या फिर शाकुंभरी देवी के दर्शन का मामला हो। देखिए अवधेश, इसके लिए भी पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत होगी। जब 2014 में कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई तो कांग्रेस के अंदर एक बड़ी मंथन, एक बड़ी बैठक की गई, विचार विमर्श किया गया और यह कहा गया था कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो कांग्रेस हमेशा से लेकर चलता रहा है, मतलब इंदिरा गांधी के जमाने में आपको याद होगा इंदिरा गांधी का वो दृश्य, वो रुद्राक्ष की माला पहनती थी, वो तिलक लगाती थी, मंदिरों में जाती थी। तो सॉफ्ट हिंदुत्व के रूप में जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय पहचान बनाई और अखिल भारतीय कांग्रेस का जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस बहुत ही मजबूत कांग्रेस मानी जाती थी, जो आज की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, उसी तरीके से तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर विचार हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि राहुल और प्रियंका जगह जगह कभी गंगा की आरती, कभी बाबा विश्वनाथ का दर्शन, कभी कहीं ना कहीं किसी मंदिर में माथा टेकते हुए, कभी जनेऊ धारण करते हुए, कभी धोती पहनते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इतना तो कर ही दिया, नरेंद्र मोदी ने इतना तो कर ही दिया कि कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल है, जो बहुत ही दबा छुपा के जिस तरीके से भगवान का पूजा अर्चना करते थे, अब वो खुलेआम तरीके से करने लगे। यानी उन्हें ये डर लगता था कि अगर हम मंदिरों में जाएंगे तो जो हमारी सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको क्षति पहुंचेगी। तो वो एक तरीके से जो झिझक थी उसको दूर कर दिया और कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर लगातार चल रही है। 2014 के बाद से ही चल रही है और आपको वो विजुअल याद होगा, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, वो दृश्य हमेशा दर्शकों को भी याद है। एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं कि हमेशा से 2014 के बाद कांग्रेस की रणनीति बदली है। उन्होंने मंथन किया, विचार किया कि हमें फिर जाना होगा, तो ये इस तरह की चीजें हैं। लेकिन शाकंभरी देवी का दर्शन प्रियंका गांधी करेंगी और ये जो किसान महापंचायत है ये पश्चिम से लेकर धीरे धीरे पूर्वांचल तक जाएगा। जो किसान आंदोलन चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है तो उसका लाभ हर पार्टी लेना चाहती है। आरएलडी जैसे चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी, उनका भी उदय हुआ और महापंचायत होने लगी और जिस तरीके से वो लगातार हर जिलों में अपना दौरा करने लगे, किसानों के बीच में जाने लगे, तो सारी पार्टियों को ये लग रहा है बिल्कुल। लेकिन वीरेश जी, किसान हितैषी है, महापंचायतें बहुत हो रही हैं, नहीं करेंगे चाहे हम जाएंगे। हाथरस कांड के बाद आरएलडी की महापंचायत की बात करें, फिर चाहे किसान आंदोलन के नाम पर जो महापंचायत हो रही उस पर सभी दलों के नेताओं के पहुंचने की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा भी महापंचायत को संबोधित करेंगी। ये महापंचायत के बहाने कोई महा अलायंस बनाने की पृष्ठभूमि भी तलाशने की या बनाने की कोशिश चल रही है क्या? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है और जो इनको अंदर से रिजल्ट निकल रहे हैं, जो इनके समीक्षा बैठकें हो रही हैं, लगातार जो ये इनपुट्स ले रहे हैं, उसके बाद इनको ये लग रहा है। विवेश जी, आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत मिली है। जो अग्रिम जमानत की याचिका है उसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी को बड़ी राहत मिली है। अग्रिम जमानत की जो याचिका लगाई गई थी उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तो आपको बता दें कि इससे पहले उनका जो पासपोर्ट था वो जमा करवाया गया था एसपी दफ्तर में, लेकिन जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी उसको लेकर बड़ी राहत मिली है मुख्तार अंसारी के बेटों को और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर कर ली है। बेटे अब्बास और उमर अंसारी की तरफ से जो अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर हो गई है। तो ये एक बड़ी राहत है। मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत मिली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर हो गई है और अब्बास और उमर अंसारी की जो अग्रिम जमानत की याचिका थी वो मंजूर हुई है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, क्या अपडेट है? जी
जी बिल्कुल, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी और उनके 2 बेटों अब्बास और उमर के खिलाफ जो गजल होटल का मामला था, उसमें जमीन धोखाधड़ी से अपने नाम लिखाए जाने की बात कही जा रही थी, FIR दर्ज की गई थी। तो उसमें अफशान अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी हैं, उनको 3 फरवरी को अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिल गई थी और आज बेटों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी थी। आज सुनवाई होने के बाद जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है और जो जमानत की अर्जियां थी दोनों बेटों की, उसे मंजूर कर लिया है और आधार ये बना है कि उनकी मां को इसी मुकदमे में अग्रिम जमानत मिल चुकी है। उसी आधार पर दोनों बेटों की भी अर्जी मंजूर हो गई है। तो साफ कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी परिवार के लिए काफी दिनों के बाद एक राहत की खबर आई है। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत मिली है और अब्बास और उमर अंसारी की जो अग्रिम जमानत की याचिका है उसे मंजूर कर लिया गया है। तो धोखाधड़ी के मामले में पत्नी दोनों बेटों पर FIR दर्ज है, लेकिन अग्रिम जमानत की याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। एक और बड़ी खबर है, यूपी सरकार के 3 मंत्री उत्तराखंड पहुंच गए हैं। सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी देहरादून पहुंचे हैं। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे तीनों मंत्री। तो योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने इन्हें मिशन उत्तराखंड पर भेज दिया है। 3 मंत्री उत्तराखंड पहुंच गए हैं। सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी उत्तराखंड पहुंचे हैं, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। और चमोली में जिस तरीके से हादसा हुआ है, उत्तर प्रदेश के भी तमाम लोग वहां पर लापता हैं। तो यूपी सरकार के 3 मंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार में अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उन तमाम लापता लोगों के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनकी मदद के लिए पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। और साथ साथ हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, साथ ही हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1070, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। हमने 2 नंबर और जारी किए हैं। उसी सारे विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए। माननीय मंत्री आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी, आदरणीय विजय कश्यप जी, मेरे सहित हम तीनों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बात की है। और जो लोग अभी लापता हैं उनका भी जानकारी लगातार प्राप्त करने में रेस्क्यू चल रहा है। चाहे वो NDRF हो, चाहे SDRF हो, चाहे ITBP हो, वो तमाम लोग लगे हैं। तो उनकी सूचना, उनका आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हों, इसी के लिए जो तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों के लापता होने की सूचना है, उनकी उसी विषय में बातचीत करने के लिए हम लोग आए थे। उत्तराखंड त्रासदी में अमरोहा के सिविल इंजीनियर विनीत कुमार सैनी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। ग्लेशियर टूटने के बाद से ही विनीत से संपर्क नहीं हो पाया है। टनल के पास बने डैम के पास काम कर रहे थे विनीत, और जिस टनल के पास विनीत काम कर रहे थे वहां पर लगभग 150 लोग काम कर रहे थे। तो 1 साल से तपोवन में विनीत की ड्यूटी लगी थी और अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है इस हादसे के बाद से। उत्तराखंड चमोली त्रासदी में सहारनपुर के 10 युवक अभी तक लापता हैं। लापता लोगों में बेहट, अंबेहटा, सरकड़ी शेख और दापकी गांव के हैं। परिजन सहारनपुर जिला प्रशासन और उत्तराखंड प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और लापता लोगों के परिजनों में गम और सन्नाटा पसरा हुआ है। ये लोग परेशान हैं। क्या मामला? अब तक लोग से नहीं आया, कई दिन हो गए। मैं अभी उनका तो पता कुछ नहीं मिला, ना मोबाइल लग रहा उनका कुछ भी। हम 2 दिन तक बहुत परेशान हैं। बात तो उनकी
परसों हुई थी। क्या काम करते हैं? वेल्डिंग खराद मशीन फिट कर रहे थे करना, उनका तो पता कुछ नहीं निकाल दिए। अधिकारियों से बात किया हमने? अधिकारियों से की हुई, कुछ बता नहीं रहे। अभी तक जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उसके मुताबिक जनपद सहारनपुर के कुल 10 व्यक्ति, जिसमें से जो है 3 नकुड़ तहसील के हैं, 1 बेहट तहसील और 6 सदर तहसील के व्यक्ति अभी ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं किया जा सका है। तो ऐसी संभावना है कि वो लोग लापता हैं और उनके संबंध में उनके परिवारीजनों से हम लोग संपर्क में हैं। और इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ हरिद्वार स्थित जो सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस है, उसमें एक कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने स्थापित किया है और उस कंट्रोल रूम वो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और हम हाजिर हैं। आप भी जादू कर सकते हो SRMB रियल एज स्टील के साथ। जहां ऑर्डिनरी स्टील से बनी हुई ग्रिल का डिजाइन फिट नहीं बैठता है, वहां 5 गुण संपन्न SRMB रियल एज स्टील हर ग्रिल को देता है एक सुपर फिनिश और परफेक्ट फिट। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ SRMB रियल एज स्टील से। कोरोना काल में ओरिजिनल विटामिन A, D, E एवं एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला तथा आपको बीपी, शुगर, हार्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बाद मार्च 2020 से ही बंद चल रही कक्षाएं आज एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। पूरे यूपी में 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूलों के लिए आज से बड़ा बदलाव किया गया। कोरोना की वजह से बंद किए गए विद्या के मंदिरों को फिर से खोला गया। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं श्रावस्ती, प्रयागराज और आगरा की, जहां पर बच्चों का स्वागत किया गया। स्कूलों को गाइडलाइंस के साथ खोल दिया गया है। बताइए, ऑनलाइन क्लास करने में किस तरह की दिक्कत आ रही थी, और अब जब पूरी तरह से ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो क्या लगता है क्या फ़ायदा होगा पढ़ाई करने में? सर, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभी होता था नेटवर्क नहीं है या वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, तो जिससे हमारी टीचर की बात हमें ठीक तरह से समझ नहीं आती थी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जैसे हमारे क्लास में है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, हम कोई भी प्रकार के डाउट्स उनसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में होता जैसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते थे, तो उस समय हम कितना तैयार हैं ये हमें पता नहीं चलता था, लेकिन अभी के क्रॉस क्वेश्चन में हमें यह पता चलता है कि वो हमसे कितना आगे निकला है, हमें उससे आगे निकलना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई से ऑफलाइन पढ़ाई जारी बेहतर है। ऑनलाइन क्लास करने में नेटवर्क में प्रॉब्लम आती थी और भी बहुत समस्याएं होती थी, वीडियो क्लियर नहीं आती थी और सर लोग की आवाज़ नहीं समझ में आती थी। लेकिन इस समय हम विद्यालय में आके हमें अच्छा लग रहा है और हमें जो पढ़ाई जो हम सुविधा मिल रही है वो अच्छा है और अच्छी व्यवस्था इस समय है। अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ के जो टीचर हैं बच्चों से बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 से लेकर 8वीं तक के जूनियर हाई स्कूल को कल से खोलने के निर्देश दिए हैं, और ऐसे में सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्था है, इसके लिए आज एबीपी गंगा की टीम नगला धनी के उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह यहाँ जो टीचर हैं या जो प्रिंसिपल हैं वो तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो यहाँ का जो बाकी जो स्टाफ है, जो साफ़ सफाई की व्यवस्था देखता है, वो ज़रूर यहाँ चल रही है, सफाई चल रही है कुल मिला के। और अभी थोड़ी देर पहले जिस इलाके में दूसरी तरफ सफाई हुई है वहाँ पोंछा भी लगाया गया है और सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ हैंड सैनिटाइजर नज़र आ रहा है। लेकिन थर्मल स्कैनिंग किस तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा वो फ़िलहाल यहाँ नज़र नहीं आ रहा। कमरों की क्या स्थिति है वो आपको दिखाना चाहते हैं कि कमरे पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हैं, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाएगा ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि रोस्टर सिस्टम इसके लिए लागू किया गया है और प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स हैं जो किस तरह से फॉलो होंगे ये देखना बड़ा कल दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश BSA ने भी अपने स्तर पर जारी किए हैं। आगरा में 2009 से 51 जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें करीब 3.25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और ऐसे में आगरा एक बहुत बड़ा ज़िला है, बड़ी संख्या में यहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स के बीच में रहकर पढ़ाई होना अब कल से ये शुरू हो जाएगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। अमेठी एक इलाके में इस तरह के बुलडोजर ने सब कुछ ढहा दिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण कराएगा उसका हश्र बिल्कुल इसी तरह होगा, क्योंकि यहाँ अब ये सब बर्दाश्त नहीं। जरा इस तस्वीर को ही ले लें। सालों में बने इस अवैध निर्माण को बुलडोजर का एक बार पल भर में किस तरह जमींदोज कर दे रहा है। यह अमेठी में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक तस्वीर है। यहाँ गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सैठा गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला और देखते ही देखते वो ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण ग्राम समाज की जमीन पर कराया जा रहा था। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, साथ ही राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद थी। बहरहाल अमेठी ही नहीं, प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर इसी तरह गरज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगरा में घर से भागकर शादी करने वाले एक प्रेमी जोड़े ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। युवती ने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ बेटी को भगाकर ले जाने का केस दर्ज करवा दिया। श्रीदेवी को जान का खतरा, श्रीदेवी को जय और अजय से डर। प्रेमी दिलीप से श्रीदेवी ने की है शादी, अपने ही बने हैं श्रीदेवी और दिलीप के दुश्मन। मेरा नाम श्रीदेवी है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम दिलीप है। और क्या कहते हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे भाइयों ने भी बहुत मारा और मुझे छत से ढकेल दिया गया था। और क्या कहते हैं, और ये झूठा इल्ज़ाम दिलीप के घर वालों पर बढ़ दिया गया था कि इन्होंने मारा है और क्या कहते हैं, इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। और इनके कुछ लोग अभी जेल में डरे हैं, उन्हें छुटाने की मैं सलाह देती हूँ। और क्या कहते हैं, मैं कुछ नाम बोलना चाहती हूँ, वो लोग हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। एक का नाम है जय और एक का नाम अजय और एक का नाम सुदेश है और एक का नाम मटरू है और एक का नाम मनीषा है। ये हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। मोहब्बत के शहर आगरा में अपनी मर्जी से शादी करना इस प्रेमी जोड़े को इतना महंगा पड़ गया कि अब इन्हें अपनी जान की सलामती की गुहार लगानी पड़ रही है। अपने परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाने वाली युवती श्रीदेवी का कहना है कि परिवार को अपने दिल की बात बताने पर उसके साथ मारपीट की गई, छत से ढकेल दिया गया और आरोप दिलीप के परिजनों पर लगा दिया, जिसके बाद दिलीप के परिवार के कुछ लोग जेल भेज दिए गए। श्रीदेवी और दिलीप ने घर से भागकर शादी कर ली और अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर श्रीदेवी अपनी और अपने पति दिलीप की सुरक्षा और दिलीप के परिवार वालों को जेल से रिहा करवाने की गुहार लगा रही है। श्रीदेवी और दिलीप दोनों ही पिनाहट थाना क्षेत्र के भद्रौली कस्बे के रहने वाले हैं। श्रीदेवी अपने जीजा के घर जैतपुर में रह रही थी, जिसके बाद अब लड़की के परिजनों ने दिलीप के खिलाफ जैतपुर थाने में बेटी को भगा कर ले जाने का केस दर्ज करवाया है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रेमी जोड़े को क्या पुलिस सुरक्षा मुहैया करा पाती है। नितिन उपाध्याय, आगरा, एबीपी गंगा।